वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे थे हम, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, आज जो है वो हमारा ये लास्ट जो है वो लेक्चर है स्टेट्स ऑफ मैटर का। पहला टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है आपका? डिफ्यूजन इन गैसेज एंड लिक्विड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन है क्या? द स्प्रेडिंग ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू मीडियम लाइक एयर और लिक्विड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या होता है? कौन सा प्रोसेस है डिफ्यूजन का? सब्सटेंसेस का जो है वो फैलना एक मीडियम के जरिए। मीडियम क्या होगा? एयर होगा या लिक्विड होगा। तो इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, यानी सब्सटेंस जो है वो फैलते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और किसके थ्रू फैलते हैं? मीडियम के थ्रू। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, समझ में आ गई आपके बात? इसकी एग्जाम्पल देख लें। जैसे कि हम देखते हैं कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि परफ्यूम को जो है हम रूम के किसी एक पार्ट पे स्प्रे करते हैं, कुछ वक्त के बाद उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं और आपको उसकी परफ्यूम की स्मेल जो है पूरे रूम में जो है वो आप फील कर सकते हैं। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। और ये प्रोसेस होता किस वजह से है कि आपके परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्प्रेडिंग का प्रोसेस या डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करते हैं। ऐसे ही आपने ऑब्जर्व किया होगा, कहीं गैस अगर लीक हो रही होती है आपके पास, तो गैस लीक हो रही हो अगर, तो उसकी स्मेल जो है वो आपको जहाँ जहाँ उसके मॉलिक्यूल जहाँ तक स्प्रेडिंग शो करते हैं, जहाँ जहाँ डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करते हैं, वहाँ तक उसकी स्मेल आती है आपको गैस की। इसी तरह से इंशाल्लाह लैब में जब हम गैसेस की प्रिपरेशन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ गैसेस होती हैं जिनकी स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा फील होती है। जैसे कि अमोनिया है आपके पास, या हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस है, तो इसकी भी स्मेल आपको पूरे लैब में जो है वो आप उसकी स्मेल फील कर सकते हैं। तो ये सारा जो स्प्रेडिंग का जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। चलिए, डिफ्यूजन जो है वो आपके पास मैटर की कौन सी स्टेट में मौजूद है? गैसेस और लिक्विड में। सॉलिड के अंदर जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देखी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है आपके पास? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक होते हैं। काइनेटिक एनर्जी उनकी बहुत कम होती है, तो इसलिए इजीली जो है वो मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। उनके अंदर मूवमेंट बहुत कम होती है, सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट या वाइब्रेशनल मूवमेंट देखी थी हमने। इसीलिए स्प्रेडिंग का प्रोसेस सॉलिड में नहीं होता। लिक्विड में हमने देखा था क्या होते हैं? मॉलिक्यूल टाइटली पैक नहीं होते। तो क्या है? टाइटली पैक ना होने की वजह से क्या करते हैं? ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो जब मूव करते हैं तो इनके अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। गैसेस के लिए हमने देखा था इनके मॉलिक्यूल जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, और इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ईजिली जो है वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इनके अंदर इनका जो डिफ्यूजन है वो लिक्विड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। यानी इनके अंदर गैसेस के अंदर जो है वो स्प्रेडिंग जो है वो उसका प्रोसेस या डिफ्यूजन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब तमाम गैसेस जो है वो एक ही तरह से डिफ्यूजन का प्रोसेस शो नहीं करती। कुछ गैसेस जो है वो तेजी से डिफ्यूज होती हैं, कुछ जो है वो लिक्विड के मुकाबले में तो सारी गैसेस के अंदर डिफ्यूजन जो है वो फास्ट है, लेकिन गैसेस टू गैसेस भी डिफ्यूजन जो है वो वेरी करता है। और इसको जो है वो किसने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह जो है वो डिफ्यूजन गैसेस के अंदर वेरी करता है? साइंटिस्ट हैं ग्राम्स। उन्होंने लॉ दिया जिसे हम क्या कहते हैं? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम ये देखेंगे गैसेस, डिफरेंट गैसेस के अंदर जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए जी, इंट्रोडक्शन आपके पास थॉमस ग्राम ने 1846 में स्टडीड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड फॉर्मुलेटेड ग्राम्स लॉ। ठीक है, ग्राम्स लॉ दिया था उन्होंने, डिफरेंट गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन देखा था। स्टेटमेंट क्या है, क्या बताया उन्होंने? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस is inversely proportion to the square root of its molar mass or density। क्या है स्टेटमेंट? कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके? उस गैस के स्क्वायर रूट के। स्क्वायर रूट किसका होगा? मोलर, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास और डेंसिटी। क्या है आपके पास? गैस का जो मोलर मास या डेंसिटी है उसके स्क्वायर रूट के क्या है आपके पास? रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब पता है ना, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है और ये क्या आ गया आपके पास? इन्वर्सली प्रोपोर्शन। क्या मतलब है? अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा आपके पास? ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा? उन गैसेस का जिनका मोलर मास या डेंसिटी का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा?
कम आएगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि ये अगर वैल्यू आपके पास ज़्यादा होगी, कब ज़्यादा होगी, जब ये वैल्यू क्या होगी आपके पास कम होगी। यही मतलब होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, एक वैल्यू ज़्यादा होती है तो दूसरी कम। अगर ये जो है आपके पास कम होगी तो ये क्या होगी ज़्यादा। तो मैथमेटिकली हमने क्या कहा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास और डेंसिटी। ठीक है, m का मतलब यहाँ क्या है मोलर मास और d का मतलब क्या है डेंसिटी, दोनों एक ही है। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू m। r फॉर यहाँ पे क्या है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, d फॉर हमने क्या कहा डेंसिटी ऑफ गैस, m फॉर क्या हो गया मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे पास। हाइड्रोजन गैस अकॉर्डिंग टू क्या है आपके पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हाइड्रोजन गैस जो है वो डिफ्यूजेस 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन एट सिमिलर कंडीशन। अभी मैंने क्या कहा, सारी गैसेस के अंदर जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम नहीं होता। तो हाइड्रोजन जो गैस है उसकी एग्जाम्पल दी उन्होंने कि हाइड्रोजन जो गैस है वो 4 टाइम जो है वो फास्टर डिफ्यूज करती है किसके मुकाबले में, ऑक्सीजन के मुकाबले में, सिमिलर कंडीशन में। कंडीशन भी सिमिलर होती है लेकिन अगर उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस का डिफ्यूजन जो है वो 4 टाइम ज्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले में। ठीक है, तो कैसे करके दिखाया ये अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, देख लें। मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव करते हैं आप कि आपके पास अगर दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम किया जाए तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन R1 अपॉन R2, या R1 का मतलब क्या हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ जो भी फर्स्ट गैस हो गई वो, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस। दो गैसेस हैं, ये फर्स्ट गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ये सेकंड का, किसके इक्वल होता है ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ क्या है d2 अपॉन d1। d2 का मतलब यहाँ क्या हो गया डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस और अपॉन डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस, या इसको हम मोलर मास भी कह सकते हैं, मोलर मास ऑफ सेकंड गैस अपॉन मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस। तो अगर दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन लिया जाए तो इस फॉर्मूले के जरिए निकालते हैं, जिसमें हम देखते हैं अगर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जैसे बताया मैं वो कैलकुलेट करके बता रही हूँ कि किस तरह 4 टाइम जो है वो ऑक्सीजन का रेट ऑफ हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन से क्या है ज्यादा। देखें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ R1 हमने यहाँ क्या लिखा है हाइड्रोजन, यानी फर्स्ट गैस हम हाइड्रोजन ले रहे हैं और सेकंड गैस कौन सी है ऑक्सीजन, तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। अंडर रूट लिया हमने, अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे ऊपर क्या आएगा किसकी डेंसिटी या मोलर मास लिखेंगे सेकंड गैस कौन सी है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास या डेंसिटी होती है वो कितनी होती है आपके पास, एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, एक का जो है वो आपके पास जो है मोलर मास पता है ना आप लोगों को, किसे कहते हैं मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करते हैं ना ग्राम में, तो एक का 16 होता है 16 और ये 2 एटम है ऑक्सीजन के तो 16 2 32 आ गया। ठीक है, ये हमने ऑक्सीजन का मोलर मास लिखा। हाइड्रोजन का क्या होगा, ये भी हाइड्रोजन का देख लें, हाइड्रोजन का क्या होगा मोलर मास, 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक का 1 होता है, 2 का क्या होगा 2, तो क्या आएगा 2 आ गया इसका मोलर मास। ये ऑक्सीजन का मोलर मास या डेंसिटी है, या हाइड्रोजन की मोलर मास और डेंसिटी है, दोनों को हमने कैंसिल किया, क्या आ गया 16 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन का जो है वो 4 टाइम फास्टर है किससे ऑक्सीजन से। तो यही एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ देखी थी कि सिमिलर कंडीशन में हाइड्रोजन का जो डिफ्यूजन है वो 4 टाइम फास्टर होता है ऑक्सीजन से। इस चीज से क्या प्रूव होता है, ये क्या बात प्रूव करती है ये एग्जाम्पल कि जो गैसेस लाइटर होती हैं, लाइटर का मतलब आपको अंदाजा हो रहा होगा जो गैस इन दोनों में से, 2 गैसेस का जब रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालते हैं तो जिस गैस का जो है वो मोलर मास या डेंसिटी जिनकी कम होती है, जैसे ये हाइड्रोजन है इसकी मोलर मास और डेंसिटी कम है, उसी का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या आता है आपके पास ज्यादा आता है। तो ये बात क्या प्रूफ करती है, लाइटर गैसेस, जो लाइटर गैसेस हैं, यानी जो लाइटर गैसेस का मतलब क्या है जिनका मोलर मास या जिनकी डेंसिटी क्या होती है कम होती है, तो डेंसिटी कम होती है वो कैसी होंगी लाइटर गैसेस कहलाएंगी। उनके अंदर जो है वो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो क्या है ज्यादा होता है, किसके मुकाबले में हैवियर गैसेस के मुकाबले में। तो लाइटर गैसेस कैन डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैस, जो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास या डेंसिटी कम थी, ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा थी, इसीलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किसका ज्यादा आया, किसका, अभी मैंने क्या बताया इन दोनों में से जो लाइटर होगी, मतलब जिसकी डेंसिटी या मोलर मास कम
कम होगा। तो किसका की लाइटर कौन है इसके अंदर? हाइड्रोजन। गैसेस हम देखते हैं, हमारे पास 3 गैसेस कौन सी हैं? मीथेन और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। फॉर्मूला लिखा है मैंने आपके पास यहाँ पे, ठीक है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। अब मैं आपसे पूछती हूँ, बताएं इन तीनों में किसका जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा होगा? कैसे बताएंगे? इन तीनों में से किसके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है स्प्रेडिंग का प्रोसेस किसके अंदर ज्यादा होगा? कौन सी गैस जो है वो तेजी से जो है वो स्प्रेडिंग का या डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करेगी? तो कैसे मालूम करेंगे इन तीनों में से किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है? क्या बताया था मैंने? जिसका मोलर मास या जिसकी डेंसिटी कम होती है उसी का जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है। तो हम तीनों का पहले क्या मालूम करेंगे? मोलर मास। मोलर मास निकालना आता है ना? ठीक है, निकालते हैं हम मोलर मास मीथेन का। निकालें, कैसे निकालेंगे? क्या निकालेंगे? वही मॉलिक्यूलर मास जैसे निकालते हैं उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में शो कर दें, वो क्या बन जाता है आपका? मोलर मास। तो निकालें मीथेन का क्या आता है, कार्बन का क्या है? पहले कार्बन का लिखेंगे एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 4 आइटम है, क्या आएगा? 12 प्लस आपके पास क्या आ गया? क्या है? 12 प्लस 1 4 सा कितना होता है? 4। कितना आ गया? 12 में 14 प्लस करेंगे क्या आएगा? 16 ग्राम। ये मोलर मास है। किसका है मोलर मास? किसका मोलर मास निकाला है मैंने? मोलर मास ये है मीथेन का। ठीक है, नेक्स्ट हम किसका निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन का क्या है? एटॉमिक मास याद हो गया होगा ना आप लोगों को अब तक तो। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं। 12 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो यहाँ 2 हैं तो क्या होगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 2। 16 2 सा कितना होगा? 32। 12 में 32 प्लस करेंगे क्या आएगा? 44 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना आया? 44। अब अमोनिया का निकालते हैं। चलिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा? 14 प्लस 3 कितना हो गया? 17 ग्राम। अब बताएं किसका मोलर मास सबसे कम है? ठीक, ये मीथेन है 16 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, अमोनिया 17 ग्राम। किसका मोलर मास कम है? किसका? मीथेन का। तो सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी सबसे ज्यादा डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होगा वो किसके अंदर होगा? मीथेन के अंदर। इनमें सबसे लाइटर गैस कौन सी है? मीथेन। तो सबसे ज्यादा जो है वो डिफ्यूजन मीथेन के अंदर होगा। इसके बाद किसके अंदर होगा? अमोनिया के अंदर। सबसे कम किसके अंदर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है, तो ये आपसे एमसीक्यू से भी पूछा जाता है और इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं कि आप बताइए कि गैसेस के नाम दिए हुए हैं, आप रेट ऑफ डिफ्यूजन बताएं किसके अंदर ज्यादा होगा या कौन सी गैस लाइटर है कौन सी हैवियर है। क्लियर हो गई ये चीज? जिसका जो है वो जो लाइटर गैस होगी उसका डिफ्यूजन जो है वो क्या होगा? ज्यादा। लाइटर गैस का मतलब जिसका मोलर मास या जिसकी डेंसिटी सबसे क्या है? कम है। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। अभी हमने गैसेस में देख लिया कि गैसेस के अंदर जो है वो डिफ्यूजन जो है वो सबसे ज्यादा होती है और वो भी गैसेस टू गैसेस वेरी करती है, जिसमें हमने देखा लाइटर गैसेस के अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो फास्टर है देन हैवियर गैस। अब हम आते हैं कि लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है लेकिन गैसेस के मुकाबले में कम होता है। क्यों कम होता है ये भी मैंने बता दिया था, क्योंकि गैसेस की जो है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो इजीली आसानी से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उनके पार्टिकल्स। लिक्विड के अंदर जो है वो क्या है? स्पेसेस जो है बहुत टाइटली पैक तो नहीं है लेकिन जो है स्पेसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती तो इसलिए मूव तो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेकिन बहुत गैसेस के मुकाबले में कम मूवमेंट है इनकी। ठीक है, तो इस डिफ्यूजन का प्रोसेस भी लिक्विड में कम होता है। द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन गैसेस, हैंस दे डिफ्यूज स्लोअर देन गैसेस। ठीक है, गैसेस के मुकाबले में स्लो जो है वो डिफ्यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि डिफ्यूजन गैस लिक्विड में कैसे नजर आती है आपको। एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं इसके अंदर डिफ्यूजन और लिक्विड के अंदर कि हमने क्या लिया है? 200 ml वाटर लिया है किसके अंदर? बीकर के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं? ब्लू इंक, 2 और 3 ड्रॉप। तो इसकी हमने डिफ्यूजन किसकी देखनी है? ब्लू इंक की। ब्लू इंक क्या है आपके पास? लिक्विड होता है। ठीक है, इसकी हम डिफ्यूजन देखेंगे तो इसको डिफ्यूजन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मीडियम। तो मीडियम हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे? वाटर दे रहे हैं। ठीक है, और गैसेस में हमने मीडियम क्या देखा था? किस तरह से उनके अंदर डिफ्यूजन हो रहा होता है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द क्या मौजूद है? क्या मौजूद है? एयर मौजूद है। एयर में क्या होती है? गैसेस होती हैं। तो इसीलिए उनका जो मीडियम था गैसेस के डिफ्यूजन का वो क्या है आपके पास? वो है आपके पास एयर। और यहाँ जब मैं आपको किसका बता
का बता रही हूँ, तो इसके अंदर जो है वो मीडियम क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, तो हमने 200 ml वाटर के अंदर 2 और से 3 ड्रॉप ब्लू इंक के डाले। क्या ऑब्जर्व करेंगे आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ वक्त के बाद, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये पूरा वाटर, हालांकि वाटर ज़्यादा है, इंक हमने जो लिए वो सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप लिए, लेकिन क्या होगा, ये डिफ्यूज़ करेगा, स्प्रेडिंग का प्रोसेस शो करेगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे पानी को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। ठीक है, क्या होगा, एड 2 और 3 ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक इनटू 200 ml of water in a beaker. It is seen that the blue color of ink spreads slowly in water and the whole water become bluish after some time. समझ में आ गई बात। और भी बहुत सारी इसकी एक्टिविटीज़ हैं। आप ब्लू इंक की जगह कोई और लिक्विड भी ले सकते हैं। आपने ऑब्जर्व किया है, मिल्क ले लें, अगर आप उसको पानी में डालें तो क्या होता है, पूरा पानी जो है वो क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। जैसे कि आपके पास क्या है, आपका क्या मौजूद है, मिल्क जिस कलर में। कोल्ड ड्रिंक को आप पानी में डाल दें, 2 से 3 ड्रॉप डालें, तो क्या होगा, पूरा जो है वो पानी जो है वो कोल्ड ड्रिंक का की जो है वो ब्लैक अगर डाला है आपने, येलो डाला है, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, वाटर किसकी शक्ल, किसकी शेप, किसकी शक्ल किस कलर में आ जाएगा, जो कोल्ड ड्रिंक का कलर होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो लास्ट टॉपिक है हमारा। चलिए ब्राउनियन मूवमेंट, तो डिस्कस कर रहे हैं कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट और किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। तो दिस मूवमेंट वाज ऑब्जर्व बाय ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने 1827। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो आपके साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने 1827 में सबसे पहले ब्राउनियन मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था। बॉटनिस्ट किसे कहते हैं, जो बॉटनी में वर्क करते हैं। ठीक है, बॉटनी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें हम किसको डिस्कस कर रहे होते हैं, प्लांट्स की स्टडी या प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में ब्राउनियन मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था। और कहाँ ऑब्जर्व किया था, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन वाटर अंडर माइक्रोस्कोप। किसकी मूवमेंट को, पॉलन ग्रेन्स की मूवमेंट को वाटर में, और कहाँ देखा था उन्होंने, अंडर माइक्रोस्कोप। क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, तो बहुत पॉलन ग्रेन्स पता है ना आपको, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ये आपने जो है वो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उसमें डिस्कस किया होगा। तो पॉलन ग्रेन जो कि एंथर से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जब ये वाटर में जाके जो है वो सस्पेंड होते हैं, तो इसकी जब मूवमेंट उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखी थी, उस मूवमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया था, ब्राउनियन मूवमेंट का। और क्या कहा, व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट, स्टेटमेंट क्या है, कंटिन्यूअस रैपिड जिगजैग मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल थ्रू मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। किसे कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट को, कौन सी मूवमेंट होती है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की, कंटिन्यूअस रैपिड जिगजैग मोशन है सस्पेंडेड पार्टिकल की मीडियम के थ्रू, इसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। जैसे कि पॉलन ग्रेन है, वाटर में जब वो सस्पेंड होते हैं तो वो क्या होते हैं, रेस्ट पोजीशन पे नहीं होते, बल्कि कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। और कैसे मूव कर रहे होते हैं, जिगजैग। ठीक है, ये जिगजैग मोशन होती है। तो जिगजैग जो है वो मोशन शो करते हैं, कंटिन्यूअस होती है, रैपिड होती है इस सस्पेंडेड पार्टिकल की वाटर में, इसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे कि उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, इफ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड विद पार्टिकल सस्पेंडेड इन इट, कि अगर एक ड्रॉप हो लिक्विड का, उसके अंदर क्या डाल दिया जाए, कोई पार्टिकल जो उसमें सस्पेंड हुआ हो, गिरा हुआ हो। ठीक है, इज ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, और जब हम उसे ऑब्जर्व, क्योंकि वो बहुत सस्पेंडेड पार्टिकल हमें अपनी आंख से नजर नहीं आएगा, बहुत छोटा पार्टिकल होगा, अगर वो लिक्विड में सस्पेंड हुआ है तो उसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम उसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे, इट इज सीन दैट द पार्टिकल्स आर नॉट एट रेस्ट बट दे आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन इन जिगजैग मोशन। ठीक है, जो पार्टिकल सस्पेंड हुआ है, जो बहुत स्मॉल है, वो आपके पास रेस्ट पोजीशन पे नहीं है, बल्कि वो मूव कर रहा है ऑल डायरेक्शन में। और किस मोशन, उसकी जो मोशन होती है वो कौन सी होती है, जिगजैग मोशन। ठीक है, तो ये है आपका ब्राउनियन मूवमेंट। एग्जाम्पल क्या है, हम इसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं, और वो क्या है आपके पास, मिक्स सम पाउडर सल्फर इन वाटर। और सल्फर को जो है वो पाउडर फॉर्म में, सॉलिड होता है सल्फर, और वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, और सल्फर को वाटर टैंक में भी डाला जाता है, जर्म्स वगैरह के जर्मिसाइड के तौर पे सल्फर यूज होता है, येलो कलर का होता है ये सल्फर। ठीक है, इसको जो है वो पाउडर अच्छी तरह से क्रश करके, यानी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके, और फिर इसको हम वाटर में जो है वो क्या करते हैं, वाटर में जो है मिक्स करते हैं। लेकिन ये वाटर
वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। अब स्टीयरिंग का प्रोसेस करेंगे हम, अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर देंगे। ठीक, इसके बाद स्टीयरिंग के बाद हमने क्या करना है, फिल्टर द सस्पेंडेड सल्फर। जो सल्फर इसके अंदर मौजूद है वाटर के अंदर, हम इसे क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, ताकि वाटर जो हो जाए वो क्या हो, जैसे पानी को फिल्टर करते हैं ना, पानी के अंदर डस्ट वगैरह मौजूद होता है तो उसे फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। देखेंगे इंशाल्लाह आप लैब में फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्या होता है, इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं। इस पोर्स में से जो है वो सिर्फ क्या गुजर सकता है, वाटर गुजर सकता है, या वाटर में अगर कोई चीज़ डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद हो तो वो इस फिल्टर पेपर में से गुजर जाएगी। जो वाटर में चीज़ें, जो इम्प्योरिटीज़ या जो भी सब्सटेंसेज इसके अंदर अनडिजॉल्व होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते, वो इसमें से नहीं गुजर सकते। तो अभी मैंने क्या कहा, सल्फर जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, तो क्या होगा, जब हम फिल्टर करेंगे इस सॉल्यूशन जो हमने ये बनाया है, मिक्सचर जो बनाया है, जब हम इसे फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, आपके पास ये जो सल्फर जो सस्पेंड हुए थे वाटर के अंदर, तो ये कहाँ आ जाएंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे, और वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, यानी इस फिल्टर पेपर से गुजर जाएगा। अब गुजरने के बाद इसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेट कहलाएगा, जो पानी छन जाता है ना वो फिल्ट्रेट कहलाता है। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर जो है वो क्या होंगे, कुछ सल्फर इतने जो है वो छोटे होते हैं उसके पार्टिकल्स के, वो भी क्या होंगे, इस फिल्टर पेपर में से गुजर जाएंगे और फिल्ट्रेट में मौजूद होंगे। ठीक है, ज़्यादातर तो सल्फर जो हमने सस्पेंड किए हैं, जो हमने मिक्स किए हैं, वो तो नहीं गुजर सकते, फिल्टर पेपर पर रहेंगे, लेकिन जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे सल्फर के, वो भी क्या होंगे, फिल्टर पेपर से गुजर जाएंगे, यानी फिल्ट्रेट में मौजूद होंगे। अब जो हमें ये फिल्ट्रेट मिला है, इसे हमने क्या करना है, इसके जो है क्या करने हैं, फ्यू ड्रॉप जो है हम इस फिल्ट्रेट के स्लाइड पे लेंगे। स्लाइड जो है वो क्या है, माइक्रोस्कोप में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें ऑब्जर्व करना होता है तो उसे हम किस पे रखते हैं, स्लाइड पे। बायो में भी आप लोगों ने देखा होगा या देखेंगे इंशाल्लाह, जो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी आई से, नेकेड आई से नज़र नहीं आते तो हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो फिर उनकी स्लाइड्स बनाई जाती हैं। ये तो यहाँ स्लाइड जो है वो ग्लास की बनी हुई होती है। उस स्लाइड पे जो है हम क्या रखेंगे, क्या डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स जो है वो किसके डालेंगे, फिल्ट्रेट के, और फिर उसको क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। हम क्या देखेंगे, हमें क्या नजर आएगा, इट इज ऑब्जर्व दैट सल्फर पार्टिकल परफॉर्म रैपिड, रैंडम एंड zigzag मोशन थ्रू द मीडियम। दिस मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। अभी मैंने क्या कहा, इस फिल्ट्रेट के अंदर जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होंगे किसके, सल्फर के, जो उसमें जो वाटर में सस्पेंड हुए होंगे, उनको हम ऑब्जर्व करेंगे, हमें अपनी आंख से नज़र नहीं आ रहे होंगे, उनको हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे, और हमें वो माइक्रोस्कोप से वो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हुए नजर आएंगे, रैपिड, रैंडम और zigzag मोशन जो है वो करते हुए नजर आएंगे। और इस मोशन को, किसकी, सल्फर के छोटे जो स्मॉल पार्टिकल्स की मोशन को क्या कहा जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो ये है आपकी ब्राउनियन मूवमेंट, जिसको प्रैक्टिकली प्रूव किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कंक्लूजन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। पता है ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके पास मैटर जो है वो किससे बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल्स, जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, और हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा किसमें होते हैं, मोशन में, और उनके अंदर क्या मौजूद होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दस दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमने क्या कहा था, मूव करते हैं पार्टिकल्स, और उनकी जो मूवमेंट है वो क्या है आपके पास, रैपिड, रैंडम एंड zigzag मोशन। इसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से दोनों टॉपिक आप लोगों को। इस तरह ये चैप्टर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर आज एंड हुआ। छोटा सा चैप्टर था और इजी सा भी था। चलिए जी, होमवर्क नोट कर लीजिए। डू क्वेश्चन नंबर 1 and 2। 1 और 2 जो है वो आपके पास ब्लैंक और टिक द करेक्ट आंसर है, ये आपको रजिस्टर में करना है। ठीक है, तो इसे करेंगे आप अच्छी तरीके से, रीड करिएगा इस पूरे चैप्टर को। लेक्चर भी यकीनन आप लोगों ने बहुत गौर से सुना होगा, समझा होगा, तो आपको इजीली जो है वो ये सॉल्व हो जाएंगे। दोनों जो आपके 1 और 2 क्वेश्चन है इजीली आप सॉल्व कर लेंगे रजिस्टर में। एंड लर्न, और याद भी करना है साथ साथ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन,
जो हमने डिफ्यूजन पढ़ा था उसमें जो ग्राम्स लॉ है डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वो कंप्लीट याद कीजिएगा, और ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। ये जो अभी ब्राउनियन मूवमेंट हमने डिस्कस किया ये आपको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।